हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आप लोग जल्द से फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया है जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास की ओर से आपको दिया जाता है। जल्दी से आ जाएंगे आप लोग, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का मोस्ट सभी करेंट अफेयर विथ स्टैटिजी के यानी स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे जो आपको एनटीपीसी एग्जाम में टपेगा छपेगा। तो जल्द से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको दिया जाता है। सभी जो आपका एनटीपीसी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, फेज 3 फेज 4 यानी सभी को एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया। और एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो आज का मस्ट है सभी सवाल जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं और शुरू से अंत तक बनाएंगे और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। जी सभी मस्ट है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जी सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी को फटाफट लाइव क्लास में। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी और आप लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट है और सब्सक्राइब को बढ़ाएं, बस ज़्यादा नहीं, आप मात्र 70 सब्सक्राइबर घट रहे हैं। और जैसे ही आपको चैनल मोनेटाइज होगा तो सीधे ऑनलाइन क्लासेज आपका डिजिटल बोर्ड पर वीडियो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बताया जाएगा आपको और ज़बरदस्त मिलेगा। उसमें स्टडी, जीके और करेंट अफेयर आपका धमाका मिलेगा। जी तो बन रहेंगे शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जी आज का पहला सवाल क्या बोलता है? इब्न बतूता भारत कब आया था? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। इब्न बतूता भारत कब आया था, ये सवाल आपका है। जी मोस्ट है सभी जो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, जल्दी से बता देंगे इब्न बतूता भारत कब आया था, ये सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर होगा 1333। जी बिल्कुल याद रखें, 1333 ईस्वी में भारत आया था और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। जी बिल्कुल। इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी था, जी अफ्रीकी मोरक्को निवासी था, ये भी सवाल पूछता है, याद रखेंगे। इब्न बतूता जो भारत आया था 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, बिल्कुल याद रखेंगे। और एक इन्होंने रेहला पुस्तक लिखा था, बिल्कुल रेहला पुस्तक लिखा था इब्न बतूता, ये भी याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका तुगलक वंश से संबंधित था। जी याद रखेंगे, एक अच्छे सवाल है, हमेशा पूछते रहता है एग्जाम परीक्षा में, हमेशा पूछता है। तो इसको नोट कर लेंगे, सभी नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे, RNR कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका? दूसरा सवाल क्या हो रहा है कि आपका सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की नवीन प्रथा किसने शुरू किया? जी कौन सी दिल्ली सल्तनत काल का व्यक्ति जो था आपका सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की नवीन प्रथा शुरू किया था, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी मोस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है। तो शुरू से अंत तक बना देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। जी बहुत बेस्ट सवाल मिलेगा आज, बढ़िया से बढ़िया सवाल आ जाए, सेट किया गया जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी का, जी उसको देखते हुए बनाया गया है। तो जल्द से आप लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। जी तो आंसर दे देंगे इसका फटाफट जल्दी से मिलकर। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की नवीन प्रथा किसने शुरू किया? तो मोस्ट आंसर आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी। जी अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। जी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ बढ़िया से, इस पर नहीं आपको दिखाई देता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ तो लिख लेंगे आप लोग। जी सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की नवीन प्रथा जो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल याद रखें।
अलाउद्दीन खिलजी, जो द्वितीय सिकंदर के नाम से बोलते हैं, सिकंदर एहसानी के नाम से बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका पूछे अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी। जी सिरी का किला कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंबा महल कौन बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से संबंधित था, बिल्कुल याद रखें। और जो आपने जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो मोस्ट आपसे एग्जाम में पूछता रहता है, किसके पास से पूछता है कि अस्थाई सेना सबसे बड़ी अस्थाई सेना थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। और एक सवाल पूछता है कि जो कुतुब मीनार में जो अलाई दरवाज़ा है उसका निर्माण कौन कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल याद रखें। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरे नंबर सवाल क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया? ये सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? जी ये आपका सवाल पूछते रहता है एग्जाम में, रेलवे में पूछा, आरपीएफ सवाल 2018 में। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर। तो 712 ईस्वी, बिल्कुल याद रखें। 712 ईस्वी, 712 ईसा पूर्व भी ऑप्शन मिल आपको दे देगा, तो कन्फर्म में याद रखें 712 ईस्वी होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। जी अरबों ने पूछा सवाल, अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो 712, जो मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल याद रखिए इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट है। जी बिल्कुल मोस्ट सभी सवाल जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस से आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, मोस्ट है। जी आपको आपको पता होगा बिहार में ज़बरदस्त आपका वैकेंसी आने वाला है। जो आपका बिहार कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का 50,000 वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस के आने वाला है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो आप जीत रिटर्न निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करना होगा। तो आप ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जुड़ जाएंगे बिल्कुल। और ऑफलाइन क्लासेस जी आपका एक अलग बैच जो 2 बजे से आपको बिहार पुलिस से और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बैच 2 बजे से चलेगा आपको, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो 2 बजे। जी बिल्कुल, जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको जो ऑफलाइन क्लासेज का आप उसमें जुड़ सकते हैं 2 बजे, जो ऑफलाइन क्लासेज चलाया जाता है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज को, जो आपका द्विवेदी पुस्तक भंडार के जो आपका मकान के अंदर जो चलाया जाता है, वहाँ पे आकर संपर्क कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल। तो ये आपका सवाल क्या है? चौथे नंबर सवाल। चौथा सवाल, पुस्तक काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? ये सवाल आपका है, पुस्तक एक काव्य मीमांसा के लेखक कौन था? ये सवाल है आपका, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। ये जी मास्ट है सवाल, जल्दी से बता देंगे तो आंसर होगा राजशेखर। जी बिल्कुल याद रखें, राजशेखर, जी बिल्कुल, पुस्तक काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, जी बिल्कुल। और दोस्तों आपको मालूम है कल आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट जो आया आपका, जी रिजल्ट आ गया है। तो हमारे लड़के और लड़कियों ने, यानी हमारे शेर और शेरनियों ने जी सफलता हासिल की है बिल्कुल। जो हमारे रिजल्ट एसएसजीडी में अर्धसैनिक बनने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं मैं, जो रिटर्न में मेरिट लिस्ट में नाम आया है, बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश की सेवा करने के लिए जो व्याकुल है बिल्कुल। तो ये आपका आंसर हुआ चौथे नंबर का, पुस्तक काव्य मीमांसा के लेखक कौन था? तो राजशेखर, बिल्कुल याद रखें। और एक सवाल पूछता है आपसे, बिल्कुल याद रखें, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या बोलता है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पहली पत्नी के नाम दत्त देवी वर्णित है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मस्ट है, ये सवाल है किस अभिलेख में आपका, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पहली पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मोस्ट है, बता देंगे सभी सवाल, तो आंसर होगा एरन अभिलेख। जी एरन
अभिलेख में आपका एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पहली पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। जी बिल्कुल याद रखें। और एक सवाल पूछेगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सी अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। जी बिल्कुल। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख का शासक जो पूछेगा संबंधित व्यक्ति कौन सा? तो भानुगुप्त। जी एरन अभिलेख का संबंधित व्यक्ति पूछेगा शासक कौन था? तो भानुगुप्त। बिल्कुल याद रखें। और समुद्रगुप्त जो आपको मालूम होगा, बिना बजाते हुए प्रशंसा की गई है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा सवाल? जी मोस्ट याद रखें। आपका सवाल क्या पूछेगा कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। बिल्कुल याद रखें। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। इस वाला आपका एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। और समुद्रगुप्त को याद रखें कविराज के नाम से भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज के भी नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या हो रहा है कि वर्ष 2019 का कोपा अमेरिका कप ब्राजील ने किसको हराकर जीता? जी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ब्राजील पढ़ेंगे इसको। क्या सवाल पूछे? वर्ष 2019 का कोपा अमेरिका कप ब्राजील ने किसको हराकर जीता, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट है। जी बिल्कुल है। तो जो अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया। जी मस्ट है सभी सवाल, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे जल्दी से आंसर फटाफट। 2019 कोपा अमेरिका कप ब्राजील ने किसको हराकर जीता, ये आपका सवाल था ना। तो आंसर होगा इसका आपका, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, इसका आंसर होगा आपका पेरू। बिल्कुल याद रखें, पेरू को हराकर ब्राजील ने 2019 का कोपा अमेरिका कप जीता। बिल्कुल 9वीं बार जीता है, याद रखें ब्राजील। और कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। और जो आयोजन हुआ 2019 का कोपा अमेरिका कप किस देश में? तो ब्राजील में। बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिए सवाल कि 2019 कोपा अमेरिका कप का शुभांकर क्या था? तो जिजिटो। 2019 का कोपा अमेरिका कप का शुभांकर जिजिटो। बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपका शुभांकर था। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोलता है? टेनिस का विश्व कप। जी ये आपका सवाल है कि टेनिस का विश्व कप कहा जाता है किसको? जी बिल्कुल, कौन सी कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। और हमारे यूट्यूब चैनल गॉड कॉम्पिटेटिव क्लास पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मस्ट है सभी सवाल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी छोड़ेंगे नहीं क्लास, और नोट करते जाएंगे कॉपी पर। बिल्कुल आपका एग्जाम नेट एनटीपीसी में टपकेगा, छपेगा, जरूर टपकेगा आपको। जो मैं क्वेश्चन वही पढ़ाता हूँ जो आपको परीक्षा में टपकता है। बिल्कुल डेली जो मैं क्लास ऑफलाइन क्लासेज में आर जो डेली करवा रहा हूँ, उसी से आपका एनटीपीसी में टपक रहा है। जी बिल्कुल, जो आपको मिलेगा 25 से 30 सवाल डेली टपकता है, जो मैं डेली आपका रिवीजन कराता हूँ क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में। बिल्कुल, तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर टेनिस का विश्व कप कहा जाता है कौन सी कप को? तो याद रखें डेविस कप। जी बिल्कुल याद रखें डेविस कप। डेविस कप को आपको कहा जाता है टेनिस का विश्व कप। बिल्कुल याद रखें। और डेविस कप किस खेल से? तो टेनिस से संबंधित है। तो आपका आंसर डेविस कप होगा, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछता है डेविस कप किस खेल से? टेनिस से। बिल्कुल। और ये डेविस कप की स्थापना 1900 में हुई थी, याद रखें 1900 में स्थापना हुई थी डेविस कप की। और आपसे पूछा 2019 का डेविस कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन जीता था। बिल्कुल 2019 का डेविस कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन जीता। किसको हराया? तो कनाडा को हराया। बिल्कुल। और स्पेन का जो कप्तान था राफेल नडाल के द्वारा ये आपका डेविस कप जीता गया था। बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट है सवाल। जी आपका एग्जाम में टपेगा छपेगा। जो एनटीपीसी आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जी मोस्ट है सवाल।
तो नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है कि 8वें नंबर सवाल कि राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आपका राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये आपका सवाल है। तो आंसर दे देंगे जल्दी से मिलकर फटाफट सभी को मिलकर। यानी एक अच्छे सवाल है, सभी मोस्ट सवाल है बनाया गया है जो आपको एग्जाम में छपेगा टपकेगा बिल्कुल। तो आंसर दे देंगे जल्दी से फटाफट और शुरू से अंत तक बने रहेंगे, क्लास को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह बने रहेंगे सभी मोस्ट सवाल। तो आंसर दे देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। जी सभी को मिलकर आंसर दे देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 1565। जी बिल्कुल याद रखें 1565 में राजसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। 1565 23 जनवरी 1565 यानी तालीकोटा का युद्ध, बिल्कुल तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 जिसको राजसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और तालीकोटा के युद्ध में ही आपको विजयनगर साम्राज्य की अंत हो गया था, बिल्कुल याद रखें। विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन सी, तो विजय आपका तालीकोटा के तहत अंत हुआ था, बिल्कुल याद रखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिराम बुक्का ने किया था, बिल्कुल। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया उसमें दिल्ली सल्तनत काल का व्यक्ति कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछता रहता है, तो याद रखें। चलते नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या हो रहा है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये सवाल है। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कौन सी युद्ध के समय हुआ था, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, ये आपका सवाल है। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कौन सी युद्ध के समय हुई थी, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर, ये हमेशा सवाल पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें, हमेशा सवाल ये पूछते रहता है। तो बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर आंसर दे देंगे। तो आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल याद रखें, चतुर्थ आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल याद रखें। जी मास्ट है, आपका सवाल पूछते रहता है, तो याद रखेंगे आपका 1799। जी बिल्कुल, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1799, तो याद रखें उसी समय आपका युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी टिप्पू सुल्तान की, बिल्कुल याद रखेंगे। और पूछिए सवाल कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली, बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड वेलेजली। और पूछिए सवाल वाडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760, याद रखें वाडीवास का युद्ध कब हुआ तो 1760, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था, बिल्कुल 1760 ईस्वी में वाडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। जी और आपका सवाल पूछता है कि जो हैदर अली की मृत्यु हुई थी तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो 1782 में। जी ये भी सवाल अच्छे हैं, मोस्ट है, याद रखें। हैदर अली जो टिप्पू सुल्तान के पिता थे, तो इनकी मृत्यु पूछेगा सवाल, तो कब हुई थी, तो 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, बिल्कुल याद रखें। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 जो कॉर्नवालिस के समय, बिल्कुल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग्स के समय, बिल्कुल 1780 से 1784, बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि हैदर अली मैसूर का शासक था, जो आपका 1761 में बना था मैसूर का शासक, बिल्कुल। और एक सवाल पूछा कि 1787 में टिप्पू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। 1787 में टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की, इस तरह याद रखें। और आपसे सवाल 3 मोस्ट और पूछता है, मैं उसका रिवीजन कर दे रहा हूँ, तो जाएंगे कहीं नहीं, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। 3 सवाल मोस्ट पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत, तो मंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। जो आपका ट्रिक है MMS, बिल्कुल MMS इसका ट्रिक है MMS। तो M से मद्रास और M से मंगलोर और S से श्रीरंगपट्टनम। तो आपसे सवाल पूछे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो M तो मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो मंगलोर की संधि मतलब M। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो श्रीरंगपट्टनम यानी S, तो MMS, बिल्कुल याद रखें। इस तरह ये सवाल हमेशा पूछते रहता है आपको, तो याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे, शुरू से अंत तक जाएं कहीं नहीं, बीच में आप लोग
मोस्ट आपको मिलेगा 30 मोस्ट आपको करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले मिलेगा, जो आपको एनटीपीसी में टपेगा छपेगा, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो नेक्स्ट आपका सवाल क्या बोलता है, 10वें नंबर सवाल। 10वां सवाल, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? ये आपका सवाल है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? ये आपका सवाल है, मोस्ट है, बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। तो हरिकिशन, बिल्कुल हरकिशन को याद रखें, मृत्यु हो गया था आपका चेचक के कारण, बिल्कुल याद रखें। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? तो आपका आंसर होगा हरकिशन, बिल्कुल याद रखें, जो 8वें सिखों के 8वें गुरु थे। जी बिल्कुल याद रखें। और क्या पूछा है सवाल, कौन से सिख गुरु जो 5वें जो थे आपका, जो जहांगीर ने उसका वध कर दिया था? तो अर्जुन देव, बिल्कुल। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को आपका औरंगजेब ने मरवा दिया था, बिल्कुल याद रखें। इस तरह हमेशा पूछते रहता है। गुरु सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद, जो आपका प्रारंभिक नाम लहना, बिल्कुल। और सिख गुरु यानी सिख धर्म में कितने जो गुरु थे आपका 10 गुरु, बिल्कुल। और सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो बिल्कुल याद रखें, जो खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, बिल्कुल याद रखें। और गुरु नानक देव जो आपका बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, बिल्कुल याद रखें। ये सवाल पूछते रहता है, गुरु नानक किसके समकालीन? हुमायूं के समकालीन। अगर अगर ऑप्शन रहे बाबर, तो हुमायूं और बाबर दोनों के समकालीन थे। ये आपका गुरु नानक, जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह और जो एक सवाल पूछता है कि किस सिख गुरु ने, जी बिल्कुल, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया? तो गुरु अंगद। और किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था शुरू किया था? तो आपका, जी बिल्कुल याद रखेंगे, गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु, बिल्कुल याद रखें। इस तरह और गुरु अर्जुन देव ने जो आपको गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था, बिल्कुल याद रखें। और अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। जी हमेशा सवाल आते रहता है, जो मैं आपको अभी रिवीजन कराया जी। तो RNR करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा एग्जाम में टपकता छपता। जी बिल्कुल। तो 11वें सवाल क्या बोलता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किसने किया? ये आपका सवाल है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किसने किया? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। तो स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल याद रखें, स्वामी विवेकानंद, जी बिल्कुल। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया, और उनका नाम तूफानी हिंदू पड़ा था, बिल्कुल वहीं पे याद रखें। और शिकागो जो अमेरिका में, बिल्कुल। अब क्या पूछिए सवाल, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित जब कर रहे थे आपका स्वामी विवेकानंद, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी, याद रखें उस तरह। और दादा भाई नौरोजी ने जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया था, जो आपका 1886, 1893 और 1906, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है, सभी सवाल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। और अभी तक जो लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है अपने ग्रुप में, बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच। तो नेक्स्ट क्या है कि 12वां सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपका सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपका सवाल है, जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर फटाफट। तो 17 अक्टूबर 1940, बिल्कुल याद रखें, 17 अक्टूबर 1940 याद रखेंगे। आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछा है सवाल कि व्यक्तिगत सत्याग्रही में प्रथम सत्याग्रही किसको बनाया गया? तो आपका विनोबा भावे, दूसरा पूछा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पूछा है बरादत, बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, 17 अक्टूबर, जो पनार में शुरू हुआ था, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है सभी सवाल, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं आप लोग। 13वां सवाल क्या बोलता है जी, जो आपका एग्जाम में पूछ रहा उसको देखते हुए उसकी पैटर्न पर बनाया गया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या सवाल बोल रहा है आपका, पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलते हैं? ये सवाल है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है कौन सी आपका महाद्वीप को? ये आपका सवाल है, जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर। आप पक्षियों का अध्ययन आपको मालूम है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन बोलते हैं। तो जल्दी से बताते हैं आंसर सभी को फटाफट। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है तो दक्षिणी अमेरिका, बिल्कुल याद रखें। आपका दक्षिणी अमेरिका को आपका बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे, जी बिल्कुल याद रखें, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को बोलते हैं, जो एशिया महाद्वीप में आपका 60% निवास जो करता है जनसंख्या, बिल्कुल है। तो एशिया जो सबसे ज़्यादा निवास करता है एशिया महाद्वीप पे, तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल, 14वां सवाल क्या बताए, पेंगुइन पक्षी पाया जाता है? ये आपका सवाल है, कौन सी महाद्वीप में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है? ये आपका मोस्ट सवाल है, हमेशा पूछते रहता है, आपका टपकता है एग्जाम में। तो बनाया गया है आपका सवाल, पेंगुइन पक्षी
पाया जाता है, कौन सी महाद्वीप में? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। जी बिल्कुल याद रखें, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। बिल्कुल याद रखें। अब वैज्ञानिकों का महाद्वीप पूछेगा सवाल आपसे, वैज्ञानिकों का महाद्वीप किसको बोलते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें, अंटार्कटिक महाद्वीप। जी बिल्कुल। और एक पेंगुइन पक्षी और अल्बाट्रॉस पक्षी भी पाया जाता है, अल्बाट्रॉस और पेट्रल पक्षी भी पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या है कि वान झील। जी बिल्कुल, वान झील किस देश में स्थित है? ये आपका सवाल है। सर्वाधिक लवणता वाला झील, तो वान झील बिल्कुल पूछेगा सवाल। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो आपका वान झील किस देश में स्थित है? बिल्कुल ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी सभी को बता देंगे वान झील किस देश में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें, तुर्की। जी बिल्कुल याद रखें, तुर्की में आपका वान झील स्थित है। बिल्कुल, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है 330%। दूसरी पूछेगा तो मृत सागर, बिल्कुल दूसरा पूछेगा तो मृत सागर आपका सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और पहली पूछेगा तो वान झील। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका सवाल है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे, सभी मस्ट है जो आपका एग्जाम में टपकते रहता है। जल्दी से बता देंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल याद रखें, वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल याद रखें, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बिल्कुल याद रखें, जो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको बोलते हैं? तो वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा सवाल कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपका पूछिए भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो याद रखें आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरह याद रखें। और आपको मालूम होगा कि जी 1833 चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जी बिल्कुल, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत इस तरह याद रखें। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को समाप्त करके बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। तो इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। बिल्कुल, देवद शासन जो शुरू किया गया था, देवद शासन की शुरुआत जो बंगाल में किया गया था 1765 में, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका पूछेगा सवाल बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि लोएस का मैदान किस देश में स्थित है? यानी लोएस का मैदान या लोएस का पठार भी पूछेगा। ये सवाल आपका जल्दी से बता देंगे, लोएस के मैदान किस देश में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट। यानी कहने का मतलब कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित जो होता है उसको लोएस का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल, लोएस का मैदान जो बनता है आपको हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है, उसको लोएस का मैदान बोलते हैं। तो लोएस का मैदान किस देश में, लोएस का पठार किस देश में, ये भी सवाल पूछता है आपका। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। तो आपको आंसर चीन, यानी उत्तरी चीन में आपका लोएस का मैदान अवस्थित है। जी ये अच्छे सवाल है, मोस्ट है। जैसे आपका कल पूछा टकला मकान जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है, कल पूछा सवाल। तो यानी परसों पूछा आपको तो चीन में। तो उसी तरह आपका लोएस के मैदान पूछा किस देश में, तो चीन में। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। जी मोस्ट है सभी सवाल। 18वें सवाल क्या बोल रहा है आपका? 18वां सवाल कि कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, ये आपका सवाल है। कौन सा द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, तो आपको आंसर होगा न्यू मूर द्वीप। बिल्कुल याद रखें, न्यू
तैमूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित जो द्वीप है, बिल्कुल याद रखें। और न्यूमर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बिल्कुल। न्यूमर द्वीप कहाँ में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल याद रखें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पूछेगा सवाल, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप, बिल्कुल याद रखें। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर कि भारत का एकमात्र जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सी है, तो नारकोंडम, बिल्कुल याद रखें। नारकोंडम एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, बिल्कुल याद रखें। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक तीस्ता नदी का विवाद है, बिल्कुल याद रखें। तीस्ता नदी पूछा किन दो देशों के बीच का एक विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश, तीस्ता नदी, बिल्कुल याद रखें। और जो सिक्किम का जीवन रेखा बोलते हैं तीस्ता नदी को, जी बिल्कुल। और आपसे पूछेगा सवाल कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी, तो शून्य रेखा, बिल्कुल याद रखें। जो भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा, बिल्कुल याद रखें। और शून्य रेखा जो भारत नहीं, आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या हो रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है? ये आपका सवाल है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में, किस रूप में, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो अभी तक लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी भी मैं देख रहा हूँ बहुत कम लाइक है, फटाफट लाइक कर देंगे आप लोग, फटाफट जल्दी से। और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, जी बिल्कुल। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े सब्सक्राइब कर देंगे, जी बिल्कुल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में, तो आपका आंसर होगा द्रव अवस्था, बिल्कुल याद रखेंगे। जो द्रव अवस्था, यानी आपका द्रव अवस्था या आपका प्लास्टिक के रूप में, जो पिघला हुआ द्रव के रूप में है आपका पृथ्वी का केंद्रीय भाग, बिल्कुल। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो आपका निकेल और फेरस का बना होता है, बिल्कुल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो बना हुआ है आपका निकेल एवं फेरस का बना होता है। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं। कोर में किसकी बोलता होती है, तो निफे की। निफे में किसका बना होता है, तो निकेल और फेरस, निफे। तो इस तरह याद रखें आपका निफे पूछेगा NiFe, तो Ni से निकेल, Fe से फेरस, बिल्कुल याद रखें ट्रिक के माध्यम से। तो केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं। कोर में किसकी बोलता है, निफे की। निफे किसके बने होते हैं, तो निकेल और फेरस का बनाता है, बिल्कुल। और पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा तो 5.5 ग्राम, जी सेंटीमीटर घन जो होता है आपका क्यू होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। 20वां सवाल, कील नहर जोड़ती है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बताते हैं फटाफट सभी को मिलकर, कील नहर जोड़ती है किन दो को जोड़ती है, ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, जी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, जी याद रखें। जो हमेशा आपका एग्जाम में पूछते रहता है, जी बिहार SSC पूछा 2017-18 में कि कील नहर जोड़ती है तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, जी बिल्कुल याद रखिए इस तरह। और आपको मालूम होगा पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। और मैगेलन जल संधि जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, मैगेलन जल संधि, बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल, जो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, इस तरह याद रखें। जी हमेशा एग्जाम में आते रहता है आपको। और पनामा नहर का निर्माण 1914 में, बिल्कुल याद रखें। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, 1914। तो चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या हो रहा है आपका, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी का नाम क्या है, ये सवाल आपका। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी नदी का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी नदी का नाम, तो सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। तो आंसर हुआ जॉर्डन नदी घाटी, जी बिल्कुल याद रखें। आपका जॉर्डन नदी की घाटी जो आपका विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट सवाल है, क्लास बीच में छोड़कर जाएंगे नहीं, क्योंकि सभी मोस्ट आपका सवाल मिलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निर्वाचन आयोग ने 3 सदस्य आयोग कब से कर दिया गया, ये आपका सवाल है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय आयोग कब से कर दिया गया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन होते हैं, बिल्कुल। तो 3 सदस्यीय आयोग कब से कर दिया गया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपको आंसर 1993, जी बिल्कुल याद रखें। 1993 से आपका 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया निर्वाचन
आयोग में, और भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, जो याद रखें आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जी हमेशा पूछता है सवाल, याद रखें निर्वाचन आयोग जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल मुख्य निर्वाचन के आयोग जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखें जो आपका अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, बिल्कुल 324 से 329 तक मिलेगा। और जो 326 अनुच्छेद क्या बोलता है, 326 अनुच्छेद बोलता है, याद रखें आपका वोट देने का अधिकार। जी बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि मूल संविधान में जो आपका वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, जो 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जी बिल्कुल, वोट देने का अधिकार। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल क्या है, भारत का मानवाधिकार होगा अनुच्छेद कितने के तहत? ये आपका सवाल है, भारत का मानवाधिकार होगा अनुच्छेद कितना बोलता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जो भारत की मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो मानवाधिकार होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो मानवाधिकार। तो अनुच्छेद कितना बोलता है, ये आपका सवाल है। तो अनुच्छेद 76 बोलता है। जी बिल्कुल याद रखें, अनुच्छेद 76 में मानवाधिकार की नियुक्ति किया गया है। जी याद रखें, आपसे सवाल पूछता है कि जो आपका पूछेगा सवाल भारत का मानवाधिकार कौन है, तो के वेणुगोपाल। बिल्कुल याद रखें, अभी वर्तमान में अनुच्छेद 76 बोलता है राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। बिल्कुल याद रखें, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं जो भारत के मानवाधिकार को। चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या है कि राज्यसभा का सीटों का आवंटन अनुसूची कितना बोलता है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची कितना बोलता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखेंगे आपका चौथी अनुसूची। जी बिल्कुल याद रखें, चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल याद रखें। और पहली अनुसूची और जो आपका वर्णन किया गया, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्णन किया गया, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो आपका जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष यानी जो पदाधिकारी होते हैं वेतन मिलता है, वो अनुसूची 2 के तहत, और शपथ लेता है अनुसूची 3 के तहत। जी बिल्कुल, अनुसूची 3 में आपका वर्णन किया गया जो विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुसूची 3 के तहत। बिल्कुल याद रखें। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4। बिल्कुल याद रखें, अनुसूची 4 में राज्यसभा का सीटों का आवंटन किया गया। और आपको मालूम है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के सीटों का आवंटन जो जनसंख्या के आधार पर किया गया, जो 1971 की जनगणना के आधार पर जो आपको किया गया, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें का आपका वर्णन किया गया, वो किसके आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। और राज्यसभा आपको मालूम होगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 बोलता है। जी बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम 30 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछिए तो कोई सीमा नहीं होता, ये एक परमानेंट हाउस है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल, रक्त का लगभग कितना परसेंट जो आपका भाग प्लाज्मा होता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर, रक्त का लगभग कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो आपका आंसर याद रखें 55 से 60%। जी बिल्कुल, 55 से आपका 60% जो रक्त का लगभग जो भाग प्लाज्मा होता है। बिल्कुल याद रखें। जी मोस्ट याद रखें, अच्छे सवाल है। जी बिल्कुल। और रक्त का लगभग कितना परसेंट जल होता है, तो 90% याद रखें। रक्त का लगभग कितना परसेंट जल, तो आपका 90%। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। और रक्त एक प्रकार का संयोजित ऊतक है। जी बिल्कुल, रक्त एक प्रकार का द्रव तरल रूप से संयोजित ऊतक है। ये हमेशा सवाल पूछते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। बिल्कुल एक क्षारीय है। बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 26वें नंबर, मेढक में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये आपका सवाल है। मेढक में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें तो आंसर 3 होगा। जी बिल्कुल याद रखें, 3 मेढक का प्रकोष्ठ कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो 2 आलिंद एवं 1 निलय होते हैं। बिल्कुल, 2 आलिंद एवं 1 निलय होते हैं। जी बिल्कुल याद रखें, मेढक में 3, जो मेढक त्वचा से सांस लेता है। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या हो रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका सवाल है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, आपका इस्पात का। जी बिल्कुल, अस्थायी चुंबक, जी अस्थायी चुंबक है ना, तो यहाँ पे याद रखें अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल, नर्म लोहा
जी याद रखें, नर्म लोहा का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग पूछेगा तो इस्पात का। जी बिल्कुल याद रखें, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग, इस्पात का। अस्थायी पूछेगा तो नर्म लोहा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 18वें सवाल क्या बोला कि लोहा का क्यूरित ताप कितना होता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, लोहा का क्यूरित ताप कितना होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, तो आंसर याद है 707 डिग्री सेंटीग्रेड। जी 707 डिग्री सेंटीग्रेड लोहा का क्यूरित ताप होता है। अगर निकेल का पूछेगा तो 358 डिग्री। बिल्कुल, निकेल का पूछेगा आपका कितना क्यूरित ताप होता है तो 358 डिग्री याद रखेंगे, आपका क्यूरित ताप होता है निकेल का। जी, और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होता है तो इस्पात में होता है, 5130 मीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होता है तो इस्पात में होता है, ठोस में होता है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस संधि में अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये आपका सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संधि में कितने अनुच्छेद हैं, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संधि में अनुच्छेद कितने हैं, ये आपका सवाल है। जी, तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, मोस्ट है सभी सवाल जो आपका 29वें नंबर बताना है। जी, तो बता देंगे जल्दी से फटाफट। तो अनुच्छेद 70, जी याद रखें, अनुच्छेद कितना 70 आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संधि में कितने अनुच्छेद हैं तो 70 अनुच्छेद है, 5 अध्याय हैं, बिल्कुल याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछे आपसे तो याद रखें, जो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, मुख्यालय हेग जो नीदरलैंड में है, बिल्कुल याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, बिल्कुल याद रखें। और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है, और इनके जो कार्यकाल 9 वर्ष की होती है, बिल्कुल। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। सवाल पूछेगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो 5 न्यायाधीश, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो मोस्ट आज का सवाल आपका, जी बिल्कुल याद रखें। और को भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। को भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, जी बिल्कुल। और आप क्या पूछिए, जो न्यायाधीश अपने से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं, बिल्कुल। न्यायाधीश जो अपने से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं, तो इस तरह याद रखें। और आपसे पूछिए अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश अभी कौन वर्तमान में है तो दलवीर सिंह भंडारी, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल क्या आपका बोल रहा है कि लास्ट सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है। जी, वर्तमान में अभी सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये जल्दी से बता देंगे। एसएससी एमटीएस में पूछा सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है तो जेपी नड्डा। जी बिल्कुल याद रखें, जेपी आपका नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, याद रखें, जो भाजपा बोलते हैं, बिल्कुल। जो जेपी नड्डा 11वें नंबर के हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बिल्कुल। तो आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। जी, आज 30 मिला आपको, जो एनटीपीसी पर आधारित नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसी पर आधारित। जी, ज़्यादा मैं करंट अफेयर नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछ रहा। जी बिल्कुल, तो आपका एनटीपीसी में ऐसे मोस्ट आपका 40 सवाल पूछता है, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन ही देता हूँ आपको डेली ऑनलाइन क्लासेज में। जी बिल्कुल, तो मैं अधिक से अधिक कोशिश करूँगा कि 40 क्वेश्चन तैयार करके आप लोग के बीच में कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस में दूं, बिल्कुल। तो आप शुरू से अंत तक इसी तरह बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे अभी तक जो लाइक नहीं किए। और आज का मोस्ट 30 सवाल लगा, कैसा लगा जरूर बता देंगे आप लोग जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी, आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे आप लोग, और सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं। बीच में आप लोग डिजिटल वीडियो के साथ आऊँगा ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फिर जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल। तो जय हिंद, जय भारत, जय गॉड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।